नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पर आप सभी को बीएड प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी है करवाई जा रही है। ए टू जेड जो आपकी तैयारी है आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इंस्टा पे नहीं फॉलो किया है तो फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों, आप सभी को पता है कि यूट्यूब पे तो मेरी फ्री क्लासेस चली रही हैं एमसीक्यू वाली। अगर आप लोग जो है पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल सा जो प्रोसेस है अपनाना है। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी पेड बैच में जान लीजिए। हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इनके सारे आपको जो है चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे आपको यहाँ पर जीके जीएस हिंदी के आपके चैप्टर दिख रहे हैं, रीजनिंग मैथ के चैप्टर दिख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ आपको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। तो आपको जुड़ने के लिए एक प्रोसेस मैं सिंपल से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डीएओ जो ऑफिशियल जो ऐप है आपको ये प्ले स्टोर से देखिए इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करेंगे, रजिस्टर लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको कोर्सेज पे क्लिक करना है। ठीक है, कोर्सेज पे क्लिक करो या आप लोग इस पे जो है टिक कर सकते हैं। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ये वाला पेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपके सामने व्यू डिटेल है, व्यू डेमो है। तो अगर आपको डेमो देखना है, पहले कुछ क्लासेस देखनी है भाई किस तरह क्लासेस चलती हैं, तो आप कुछ डेमोज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करिए। ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो है ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। और इस पेज में आपके यहाँ पर पे ऑनलाइन का ऑप्शन होगा। ठीक है, पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी आप चलाते हैं कार्ड पेमेंट आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास खुद का फोन पे, गूगल पे नहीं है तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल के आएगा जहाँ पर यूपीआई मांगता है। आप किसी दूसरे व्यक्ति का यूपीआई आईडी, जिसके भी फोन पे से, गूगल पे से पेमेंट करवाना चाहते हैं, आप उसका जो है यूपीआई आईडी डाल करके उस बंदे से पूछेंगे, वो आपका अपना यूपीआई आईडी बताएगा। आप उसका यूपीआई आईडी डालो तो उसके नंबर पर जो है फोन पे का एक ऑप्शन चला जाएगा पेमेंट करने का, तो आप लोग डायरेक्टली वहां से भी जो है पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो है कोर्स ओपन होकर आ जाएगा। और जब दोबारा आप लोग पेमेंट कर देंगे और आप लोग यहाँ पर कोर्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा भैया, कोर्स वाले सेक्शन में ये जो आपको यहाँ पर व्यू डिटेल मिल रहा है, यहाँ पर व्यू कोर्स देखने को मिल जाएगा और दोबारा आप लोग वहाँ पर कोर्स देख सकते हैं। तो जो परचेज कर लेंगे वो यहाँ पर कोर्स पे दोबारा जरूर क्लिक करेंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है भाई? इसका जवाब जो दे चलिएगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को जो है धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, धम्म चक्र प्रवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो जब भैया महात्मा गांधी ने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो यहाँ पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उपदेश दिया कहाँ पे था? सारनाथ में दिया था। तो ये इसका जो है धर्म चक्र प्रवर्तन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके पास कंपनी का वास्तविक स्वामित्व होता है? किसी कंपनी का वास्तविक जो ऑनरशिप होता है वो किसके पास होता है? तो याद रखिएगा। चलिए, तो जो इक्विटी शेयर धारक होते हैं, इक्विटी शेयर के जो धारक होते हैं उनके पास होता है। तो सी ऑप्शन साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की रचना किसके समय में हुई? देखो, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने किया था, तो सबको पता है भाई। किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था गुप्त वंश के समय। ठीक है, गुप्त काल के समय में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, कुषाण काल, मौर्य काल, मुगल काल। तो गुप्त काल की हम बात करते हैं, इसके संस्थापक श्री गुप्त थे। ठीक है, गुप्त काल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो समुद्रगुप्त थे वो नेपोलियन बोनापार्ट मतलब भारत के नेपोलियन माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा कर जो आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। प्रत्यक्ष कर यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है? तो सीमा शुल्क की बात करते हैं। सीमा शुल्क ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, आय कर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये तीनों जो दिए गए हैं आपके प्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। जापान की कला इकेबाना संबंधित बताइए किससे भाई? इकेबाना किससे संबंधित है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? इकेबाना की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा याद रखिएगा, इकेबाना जो आपका संबंधित है ये आपका संबंधित है चित्रकारी से। काफ़ी लोग के जवाब देखिए यहाँ पर चित्रकारी आ रहे हैं, बट यहाँ पर चित्रकारी नहीं भाई, पुष्प सज्जा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फूलों की सजाने की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर ए साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत सरकार की घोषणा की थी कब भाई? क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग बताते हुए चलिएगा, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने प्राचीन स्वाधीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। अगर स्वाधीन भारत की सरकारी घोषणाएं कब की थी तो याद रखिएगा दोस्तों 21 अक्टूबर 1943। ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 को की थी, तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत माता मंदिर जो आपका कहाँ पर है? भारत माता मंदिर जो आपका कहाँ पर है? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। भारत माता मंदिर जो आपका कहाँ पर है, ये जो मंदिर आपका हरिद्वार है, चेन्नई है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, तो इन सब में अगर देखा है तो 7 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपको क्या हो जाए भाई, हरिद्वार में भी आपका अवस्थित है ऑप्शन नंबर ए वाला भारत माता मंदिर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगम युग में वरीयम शब्द जो है किसका सूचक है? वरीयम जो शब्द दिया गया आपका, ये किसका सूचक है? संगम वर्ड की अगर हम बात करते हैं, संगम युग की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं भाई। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो ही गया है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? संगम में वरीयम शब्द का मतलब होता है राजस्व प्रदान करने वाली जो क्षेत्रीय इकाई का सूचक, यानी कि आपका जो दिया गया है भू राजस्व राजस्व प्रदान करने वाली जो क्षेत्रीय इकाई है, तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान माना जाता है? 12वीं शताब्दी का महानतम जैन विद्वान किसे माना जाता है? चलिए 12वीं शताब्दी की बात हो रही ना भाई, तो उस समय जो है कौन था भाई? हेमचंद्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, हेमचंद्र ये जो है 12वीं शताब्दी के महानतम जैन विद्वान थे, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एका आंदोलन के किसानों की मुख्य शिकायत बताइए क्या थी भाई? जो एका आंदोलन है उन किसानों की मुख्य जो शिकायत आपकी क्या थी भाई? चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो एका आंदोलन की जो शिकायत थी, मुख्य शिकायत थी वो लगान में वृद्धि और उपज के रूप में वसूलने की जो प्रथा थी ये थी, तो ऑप्शन नंबर साथ यहाँ पर जितने लोगों ने जवाब दिया ए वाला वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे वायसराय के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? देखते हैं भाई, दिल्ली दरबार का आयोजन जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग साथ में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कांग्रेस से पृथक समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी भाई? कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो 12 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाए भाई? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग साथ यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की अगर हम बात करते हैं किस क्षेत्र में आती है भाई? टिस्को किस क्षेत्र में आता है? फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? टिस्को की अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? 13 नंबर क्वेश्चन में हो जाएगा टाटा, ये निजी क्षेत्र में आता है, बिल्कुल सही बात है, निजी क्षेत्र में आता है, ऑप्शन नंबर ए साथ ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भूभाग यूरोपीय महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आते हैं भाई? यूरोपीय और एशिया महाद्वीप में कुछ कुछ के बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा?
14 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा भाई तुर्की। तुर्की का कुछ भाग जो यूरोप महाद्वीप में तथा कुछ एशिया महाद्वीप में आता है। तो सी ऑप्शन बच्चे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने भी साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा कि भोजन के में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बताइए क्या है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है भाई। आयोडीन की कमी सबको पता है कि घेंघा नामक रोग होता है जिसको गोइटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको गोइटर बोला जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बेरी बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। बचा गोइटर, तो यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का रक्त होता है। स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त है आपका होता है। वीडियो की लाइक की संख्या जो बढ़ाते हुए चलिएगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए भाई। स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्त है आपका क्षारीय होता है। कैसा होता है भाई आपका? क्षारीय होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस सिख गुरु ने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया भाई। सिखों को लड़ने के लिए जो है प्रेरित किसने किया? तो 17 नंबर क्वेश्चन में साथ याद रखिएगा, गुरु हरगोविंद। ठीक है, इन्होंने सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और सिखों को लड़ने के लिए प्रेरित किया। गुरु हरगोविंद जी ने जो है अमृतसर में, जो अमृतसर का किला है उसके किले बंदी की थी। ठीक है, और इन्होंने ही अपने आप को सच्चा पातशाह कहना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलिएगा कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना जो है भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है। तीस्ता की अगर हम बात करते हैं तो भारत के किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? तो यहाँ पर तीस्ता जो है आपका हो जाएगा, चलिए भाई, सिक्किम राज्य की। ठीक है, सिक्किम राज्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। तो यहाँ पर जाते साथियों जितने उन्होंने सिक्किम जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। मृगनयनी के लेखक बताइए कौन है भाई? मृगनयनी के लेखक बताइए कौन है? मृगनयनी के जो लेखक हैं कौन हैं, सब लोग बताते हुए चलिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो सही जवाब देते हैं। तो मृगनयनी की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। कौन है भाई? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। तो जितने यहाँ पर वृंदावन लाल वर्मा जवाब दिया है वो लोग साथी यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान में दे सकता है भाई? मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत जो है आपका दान में दे सकता है भाई? देखते हैं कितने लोग इसका जवाब जो है सही देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 10%। ठीक है, 10% जो आपका ये दान में दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर साथ ही यहाँ पर जितने जवाब दिया है सी वाला वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ, माफ कीजिएगा, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है भाई? कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है भाई? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो सही जवाब देते हैं। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 21 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो बुलेट प्रूफ जो होता है बेसिकली ये कह सकते हैं स्टार्च और सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक इसमें हो सकते हैं। बट यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई? पॉलीविनाइल क्लोराइड दिया गया है, बिल्कुल। काफ़ी सारे लोगों के जवाब इसको थोड़ा स्टार, थोड़ा सा डाउट है मुझे, पॉलीविनाइल क्लोराइड पता था। चलो ठीक है, इसको लगा दो। इसका प्रयोग लेकिन बेसिकली ये नहीं होगा भाई, इसको छोड़ दो। अभी थोड़ा स्टार बना लो, मैं इसको बताता हूँ अभी 1-2 मिनट में कंफर्म करती। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए फेमस थे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल, सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई? आनुवांशिकता का जो पिता बेसिकली इनको माना जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो
ये जो है आनुवंशिकता के नियम कह सकते हैं, इसके प्रतिपादन के लिए जो है प्रसिद्ध हैं। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने साथियों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। कई बार आपको ये पढ़ाया जा चुका है, ये सेम क्वेश्चन जो आपको कई बार जो है पढ़ाया जा चुका है। भोपाल की अगर हम गैस त्रासदी की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट जो है बेसिकली इसका जो है रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर साथियों यहाँ पर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर हो गया। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो है साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा पॉलीकार्बोनेटेड नेट्स का। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट्स होगा यहाँ पर जो सही उत्तर आपका। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर साथियों डी जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर डी वाला ऑप्शन जो है टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना तो हो ही गया था, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन जो आपका असत्य है। उपराष्ट्रपति के संबंध में जो आपको बताना है कौन सा कथन जो आपका असत्य दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है, ठीक है, याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति करते ही असत्य है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये जो आपका गलत दिया गया है। उपराष्ट्रपति भारत का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का एक सभापति होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर साथियों सी जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है भाई। तो राज्यसभा जो इसको अधिक से अधिक 6 महीने तक रोक सकती है। ठीक है, अधिक से अधिक साथियों 6 महीने तक रोका जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर साथियों जितने ने वहाँ पर जवाब दिया है सी वाला, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। वीडियो बफरिंग कर रहा है, कट कट के चल रहा है। अच्छा जी, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपके आ चुका है भाई, लास्ट ईयर इस तरह का क्वेश्चन आया था। सिक्किम जो है भारत का राज्य बनाया गया था 36वां जो संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत, 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है बनाया गया था। ये चीज़ याद रखिएगा। सी ऑप्शन बच्चे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए जितनों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए ये पॉइंट जो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की जो दूरी आपकी कितनी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों की जो बीच की दूरी होती है उसकी कितनी होती है। तो बड़ी लाइन, छोटी लाइन सुना होगा ना, ये बेसिकली जाओ आप स्टेशनों पे जाओ तो कहीं कहीं बड़ी लाइन हो, कहीं छोटी लाइन हो। तो बड़ी लाइन की जो पटरियों के बीच दूरी होती है वो 5.5 फीट होती है। थोड़ा गलत दिया है, सारे ऑप्शन गलत है। 5 से 1/2 फीट होना चाहिए था, 52 फीट लिख दिया है। 5 से 1/2 फीट होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 5 से 1/2 फीट होता है, 5.5 फीट, लगभग 1.67 मीटर के बराबर होता है। और जो छोटी लाइन होती है उसके बीच की जो दूरी होती है 3 फीट होता है। 3 से 3/8 इंच के 3.8 के आसपास होता है, 1 मीटर के बराबर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहा है एस्पेरांटो बताओ क्या है भाई। व्हाट इज एस्पेरांटो। इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई, एस्पेरांटो बताओ क्या है भाई। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। व्हाट इज एस्पेरांटो। देखते हैं कितने लोग। देखो यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। आवाज़ नहीं क्या हो गया भाई, अभी ठीक है, दिख रहा है। तो एस्पेरांटो की अगर हम बात करते हैं तो एस्पेरांटो स्पेन का एक बंदरगाह है। तो स्पेन के बंदरगाह का नाम है, तो एस्पेरांटो यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया बच्चा आपसे यहाँ पर, कहाँ गया भाई, भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला भाई। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में क्या मिला भाई, नोबेल पुरस्कार मिला, वो कौन थे भाई। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो 30 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भारत में जन्मे एक तो थे भैया हरगोविंद खुराना, एक थे एस चंद्रशेखर। ठीक है, इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है बेसिकली मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर साथियों डी वाला जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जितने यहाँ पर साथियों डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। एक मिनट रुकिए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर ये रहा, 800 से लेकर के
600 ईसा पूर्व, इसके बारे में जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। 800 से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल जो है किस युग से जोड़ा जाता है? 31 नंबर क्वेश्चन सब लोग बताते हुए चलिएगा। तो ये जो है ब्राह्मण युग, ठीक है, 800 से 600 ईसा पूर्व पुराना काल है, ब्राह्मण युग से जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, जितनों ने यहाँ पर ब्राह्मण युग जवाब दिया है वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चा कि संगम युग में उरियूर जो है किसके लिए विख्यात था भाई? उरियूर जो है किसके लिए विख्यात था, सब लोग बताते हुए चलेंगे भाई। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? उरियूर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों के जवाब देखिए धीरे धीरे आ रहे हैं। तो 32 का जो सही सही उत्तर हो जाएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, ठीक है। तो जितना यहाँ पर जवाब दिया कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, वो लोग साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखिए, सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगानी और जीतल किन धातुओं के बने थे भाई? चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 33 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो सल्तनत काल के जो सिक्के टंगाई ये सब थे, ये भाई सोना तांबे के बने होते थे, सोना तांबा, ठीक है, चांदी सोना तांबा यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाला साथियों, सोना चांदी तांबा, यहाँ पर ये जो आपका दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि द्वास्पा सिंहास्पा प्रथा जो है किसने शुरू किया? द्वास्पा की जो प्रथा है, सिंहास्पा की जो प्रथा है, इसकी शुरुआत बताइए किसने की थी? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो ये प्रथा जो जहांगीर ने शुरू किया था, किसने शुरू किया था भाई? जहांगीर ने शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर के बचपन का नाम ही सलीम था, जिसे अकबर शेखो बाबा के नाम से पुकारते थे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था भाई? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है किसने रद्द किया था? ये काम, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए वर्नाक्यूलर की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रेस एक्ट जो है बेसिकली 1878 ईस्वी में जो है कौन लेके आया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितना यहाँ पर ये जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। पूछा गया बच्चा, इंडियन अनरेस्ट के लेखक बताइए कौन है भाई? इंडियन अनरेस्ट के लेखक जो आपके कौन है? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन तो आपके पेपर में आता ही आता है। तो इंडियन अनरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चा इसके याद रखिएगा, इसके जो लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल हैं। कौन है भाई? वैलेंटाइन सिरोल इसके लेखक हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है रफ्ते गुफ्तूर, वो बहुत पेपर में आता है, ठीक है। एनी बेसन की एक पुस्तक है कॉमन व्हील, तो कॉमन व्हील जो है एनी बेसन ने लिखा है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अनहैप्पी इंडिया बहुत बार पेपर में आता भाई। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है बताओ भाई? अनहैप्पी इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये पुस्तक जो है किसकी है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक माइक्रोन जो है बराबर होता है किसके भाई? एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? एक माइक्रोन की अगर हम बात करते हैं बच्चा याद रखिएगा, ये जो बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर के बराबर होता है, 1/1000 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वैसे एक माइक्रोन मीटर में अगर बदला जाए तो 10⁻⁻6 मीटर होता है। अब मिलीमीटर सारे दिए थे तो 10⁻³ मिलीमीटर, जो कि आपका सी, ये ऑप्शन दिया गया सी वाला, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट अगली क्लास में आप लोग आ जाइए। नीचे आप सभी को देखिए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रहा होगा जहाँ पे ऐसे नेक्स्ट क्लास का लिंक दिया गया होगा। तो इस क्लास में जो फटाफट आप लोग आ जाइए, ठीक है। फटाफट जो आप लोग अगली वाली क्लास में आ जाइए। ये इस तरीके से आपका एक नेक्स्ट क्लास का जो लिंक है आपका दिया गया होगा, तो इस लिंक पे क्लिक करो और अगली वाली क्लास में फटाफट आ जाओ, जो कि आपकी चलने वाली 15 मिनट की क्लास चलेगी। उसके बाद 11 बजे अकेडमी में भी क्लास करनी है, इस वजह से इस क्लास में फटाक से आओ, फिर हम लोग 11 बजे मिलेंगे अकेडमी वाली क्लास में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।